नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल में जहां पर हम आज डिस्कस करने वाले हैं फाइनेंशियल प्लानिंग को लेकर, इन्वेस्टमेंट्स के अलग अलग टूल्स के बारे में और क्यों हमारे को अपना इन्वेस्टमेंट हमेशा डाइवर्सिफाई रखना चाहिए। किसी एक इन्वेस्टमेंट पे हमारे को सिर्फ चलते हुए क्या रिस्क रह सकते हैं, क्या उसके प्रॉस एंड कॉन्स हो सकते हैं, हम उसके बारे में बात करेंगे। मैं आपको जैसा शुरुआत करते हैं हम एक छोटी सी स्टोरी के साथ, ताकि आपको कुछ समझ में आए कि क्यों एक ही जगह इन्वेस्टमेंट करना ठीक नहीं है। मेरा एक दोस्त था रमन, आईटी प्रोफेशनल था। उसकी नौकरी भी बढ़िया थी, सैलरी भी अच्छी आती थी। ये बात है सन 2007 के आसपास। उसने स्टॉक मार्केट में ट्रेड करना स्टार्ट किया, इन्वेस्टमेंट भी करता था, ट्रेड भी करता था, अच्छे पैसे कमा रहा था। शेयर्स भी बढ़िया चल रहे थे, मार्केट भी बूम पे था, आईपीओ वगैरह आते थे, पैसे बन जाते थे, इन्वेस्टमेंट्स चलती रहती थी। लेकिन उसने गलती एक करी कि जो भी पैसा उससे वो कमाता गया, उसने दोबारा से री इन्वेस्ट सिर्फ इक्विटी में करता गया, जहां पर उसको ये, क्योंकि मार्केट में एज कम होने के कारण और आइडिया कम होने के कारण मालूम कुछ था नहीं, बस लगातार एक ही जगह पर इन्वेस्टमेंट किए जा रहे थे। तो शुरुआत में तो बाजार बहुत अच्छी से तेजी से बढ़ रहा था, पर अचानक लेमन ब्रदर्स क्राइसिस, जो जैसा कि आप सबको मालूम ही होगा लेमन ब्रदर्स के बारे में, तो लेमन ब्रदर्स क्राइसिस हुआ अमेरिका में। उसको लेके इन्वेस्टमेंट उस मार्केट में, स्टॉक मार्केट में सारा गिरावट आना शुरू हुआ। और मार्केट ने सन वैसे तो जनवरी में ही टॉप लगाया था, 7 तारीख 2008 के आसपास टॉप लगाया। वहीं पे 21 जनवरी और 22 जनवरी को मार्केट ने पहली बार डुअल सर्किट दिखाया, पहले दिन भी लोअर सर्किट और सेकंड डे भी लोअर सर्किट। मार्केट ने गिरना स्टार्ट किया। अब लोगों को लगा कि ऐसा नहीं होगा, इतना कभी नहीं गिरता, क्योंकि 2005 में भी एक बार गिर चुकी थी मार्केट। तो लोगों ने कहा शायद सरवाइव कर जाएगी, कर जाएगी, कर जाएगी। लोग इंतज़ार करते रहे, रमन भी हमारा दोस्त इंतज़ार करता रहा। इंतज़ार करते करते जब मार्केट में पूरा ढंग से वो खुला कि ग्लोबली ये जो लेमन ब्रदर्स, अमेरिकन बैंक्स, कई बैंक्स जिसमें दिवालिया हुए, वो सब होने लगा। धीरे धीरे आर्थिक संकट पूरे वर्ल्ड पे मंडराने लगा। मार्केट ने, स्टॉक मार्केट ने 6357 से, जो कि जनवरी 2021 में था, जनवरी 2007 में था, वहां से गिरावट आनी शुरू हुई और मार्केट आके रुका अक्टूबर में जाके 2200, 2250 के आसपास। यानी कि एक ही झटके में 65% मार्केट साफ। रमन का भी पोर्टफोलियो साफ, क्योंकि वर्ल्ड वाइड क्राइसिस आ चुके थे, आईटी में भी स्लो डाउन हो गया था, जॉब भी जा चुकी थी, ये जो इन्वेस्टमेंट्स का था वो भी नुकसान हुआ। अब इस छोटी सी कहानी में क्या रहा कि पूरी फैमिली भी डिस्टर्ब हो गई। लेकिन यहाँ पर ही अगर वो 1%, 10% या जिस तरह से लगाया जाता है, अगर रमन अपने इन्वेस्टमेंट को अलग अलग एसेट्स क्लासेस में डाइवर्सिफाई कर देता, जैसे कि वो फिक्स इनकम में कुछ पैसा लेता, जैसे एफडी, आरडी, या इंश्योरेंस में जो उसको था जरूरी, रियल एस्टेट में, म्यूचुअल फंड्स में, कहीं भी लगाता, तो इतनी हानि होने से बच सकता था वो। तो यहाँ पर ही आता है डाइवर्सिफिकेशन। डाइवर्सिफिकेशन इसी तरह से आपको मदद करता है कि किसी भी अचानक होने वाली दुर्घटना से आप कैसे बच सके, अपने रिस्क को कैसे हम कम से कम करते हुए अपने पैसे को लगातार बढ़ाने की कोशिश करें। ये नहीं कि हम एक साथ आ जाएगा, एक साथ तो कभी आ सकता है। कभी क्या हुआ कि एक शेयर ने आपको 10 से लेकर 1000 रुपए तक हो गया, ये किस्मत का सौदा है। पर जब हम इन्वेस्टमेंट करते हैं तो हम अपनी काफी चीजों को ध्यान रखते हैं, जैसे कि बच्चा, अगर कोई शादीशुदा नहीं है तो उसकी शादी भी होनी है, फिर बच्चे होने हैं, घर खरीदना है, गाड़ी खरीदनी है, और भी कई सारे उसके फ्यूचर प्लान हो सकते हैं। उन्हीं फ्यूचर प्लान्स को देखते हुए हम कैसे क्या क्या टूल्स में कहाँ कहाँ इन्वेस्टमेंट करें, तो आज हम उसके बारे में ही बात करने जा रहे हैं। जैसा कि आपको मालूम है कि हम जब बात करते हैं डाइवर्सिफिकेशन की, तो सबसे पहले ना हम अपने को सिक्योर करना चाहेंगे। तो सिक्योर करने के तरीके क्या हैं? जब भी कोई बंदा नया आता है तो हम उसमें यही एक एडवाइस करेंगे कि वो पहले, सबसे पहले फिक्स इनकम में जाए, जहाँ पर उसके पास कुछ पैसा ऐसी जगह पर रहे कि जहाँ से उसको
मतलब लगातार इनकम तो हो, पर हो सकता है वो थोड़ी कम होगी परटेनिंग टू किसी और इन्वेस्टमेंट के, लेकिन उसमें इन्वेस्ट रिटर्न्स तो आए, लेकिन साथ में ही उसका एक जेब में पैसा रहे, एक इन्वेस्टमेंट लगातार आती रहे। तो उसके लिए हम उनको फिक्स इनकम का ज्यादा बोलते हैं, जैसे फिक्स डिपॉजिट, पोस्टल स्कीम्स, बॉन्ड्स, डिवेंचर्स। अब क्या है ना, इन सब चीजों के भी अपने अपने प्लस माइनस हो सकते हैं, वो हम आगे आने वाली वीडियोस में डिस्कस करेंगे। बट फिक्स इनकम आपको एक ठहराव देती है। अब सेकंड स्टेप आता है गोल्ड और सिल्वर। गोल्ड और सिल्वर खरीदेंगे तो इसमें क्या है कि जो भी हमारा जो महंगाई के खिलाफ सुरक्षा भी मिलती है, हम इन्फ्लेशन रेट्स को इससे कवर कर सकते हैं। इन्फ्लेशन रेट्स को भी कवर करना ज़रूरी है, क्योंकि सालाना अगर इन्फ्लेशन रेट्स पे हम अगर कवर नहीं करते हैं तो दिक्कत आएगी। वहीं हमारे को अपने परिवार को, अपने खुद को, क्योंकि अगर हम भरण पोषण खुद कर रहे हैं, खुद पूरे परिवार का, या साथ में किसी और की भी जिम्मेदारी है, नहीं तो अपनी ही जिम्मेदारी है, उसके लिए हम इंश्योरेंस, जैसे कि लाइफ इंश्योरेंस और मेडिकल इंश्योरेंस, ये दोनों इंश्योरेंस को भी साथ लेके चलते हैं। मेडिकल इंश्योरेंस में आपके मेडिकली जितना भी साल का खर्चा होता है वो कवर रहता है। वहीं पर लाइफ में अगर कोई प्रॉब्लम आती है, बाई चांस कोई चला जाता है, या फिर किसी को ऐसी कोई एक्सीडेंट हो जाता है जिससे वो बेड रिडन हो जाता है, तो वहाँ पर उसको काफ़ी सपोर्ट मिलता है। वहीं पर हम अगला जो पॉइंट है म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड या ईटीएफ्स, ये आपको छोटा छोटा पैसा लगाने में मदद करते हैं, जहां पर आपने कुछ भी नहीं सोचते हुए अपने टैक्स बेनिफिट भी ले सकते हैं, और अपना अलग अलग प्लान के हिसाब से जो भी इन्वेस्टमेंट्स के आपके टारगेट हो सकते हैं उनको पूरा करने के लिए छोटे छोटे इन्वेस्टमेंट्स कर सकते हैं, जहां पर आपको कुछ ज़्यादा सोचना नहीं है, क्योंकि आपके लिए, आपके इन्वेस्टमेंट्स के लिए सोचने के लिए एक एसेट मैनेजमेंट कंपनी है। एसेट मैनेजमेंट कंपनी में एक एसेट मैनेजर है जो कि आपकी पूरे इन्वेस्टमेंट के टेकिंग केयर कर रहा है। तो ये सब चीज़ है। फिर आता है रियल एस्टेट, क्योंकि रियल एस्टेट में भी दो तरह का इन्वेस्टमेंट हो गया, एक घर और एक कमर्शियल। देखिए आदमी है ना, अपना घर बड़ा मुश्किल से, हमारे देश में माना जाता है कि इन्वेस्टमेंट, अगर कोई घर ले रहा है तो वो उसकी सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट होती है। उसको वो अपना घर का, अपनी लाइफ का सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट कोई भी आदमी घर लेने में लगाता है। तो वहाँ पर उसको वो देखता है कि क्या होना चाहिए, तो उसके लिए एक बड़ा चंक ऑफ मनी चाहिए। तो धीरे धीरे जो म्यूचुअल फंड्स और फिक्स इनकम या फिर स्टॉक मार्केट के थ्रू वो धीरे धीरे इकट्ठा कर सकते हैं, और इकट्ठा करने के बाद एक रियल एस्टेट खरीदा जा सकता है। अब बात करें कमर्शियल की, तो कमर्शियल में हर वो इन्वेस्टमेंट आती है जिससे आपको रिटर्न आ रहा है, वेदर इट इज़ फ्लैट, वेदर इट इज़ कमर्शियल शॉप, रिटेल शॉप, और कुछ भी जहाँ पर आपको कोई रिटर्न आने की उम्मीद है। क्योंकि अपना घर तो हम लेते हैं जिसमें हम रहते हैं, तो वो थोड़ा सा इस तरह से लेना चाहिए कि हाँ ठीक है, जिसको आप मैनेज कर सकें, जिसको आप, ऐसा ना हो कि वो घर इतना बड़ा ले लो कि वही आप पर एक बोझ बन जाए, उसको आपने मेंटेनेंस कॉस्ट ही इतनी ज़्यादा पड़ जाए। उससे अच्छा है कि एक ऐसा घर जिसको आप मेंटेन कर सको, चाहे वो छोटा है या बड़ा है, जैसा भी आपकी इन्वेस्टमेंट्स हैं वो कर सको। और साथ ही धीरे धीरे प्रॉपर्टीज़ ऐसे बनाओ कि जहाँ पर आप मंथली कुछ इनकम कर सको, जिसके साथ मंथली इनकम होने से आपका एक तो मंथली एक थोड़ा पैसा बढ़ना शुरू होगा मंथली, साथ ही जो एप्रिसिएशन प्रॉपर्टी में आना है वो आएगा ही। आजकल नया तरीका चालू हो गया है इन्वेस्टमेंट का, दैट इज़ क्रिप्टो करेंसी और डिजिटल एसेट्स। थोड़ा रिस्की है, लेकिन हाँ मार्केट धीरे धीरे ग्रो कर रहा है, वर्ल्ड मार्केट भी तैयार हो गया है, और हमारे देश में भी अभी काफ़ी लोग इसके बारे में
काम करने लगे हैं। तो उसके इन सभी टॉपिक्स को लेकर हम एक अलग से वीडियो बनाएंगे, जो कि अलग अलग टॉपिक्स पे होंगी। कौन सी प्रॉपर्टी क्या करती है, कब करती है। लेकिन इसमें सबसे पहले आपको है ना, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले कुछ चेकलिस्ट है जिसको देख लेना चाहिए, जिसमें कि आपको ये देखना चाहिए कि आप कितना रिस्क ले सकते हैं, आपके टोटल टारगेट क्या है। अगर आप कोई इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो क्या आप घर खरीदना चाह रहे हैं, बच्चों की पढ़ाई देख रहे हैं, अपनी रिटायरमेंट देख रहे हैं, या शादी का प्लान देख रहे हैं, कोई गाड़ी लेनी है, कुछ भी। तो वो उसके लिए आपको डाइवर्सिफाई जब आप करते हैं अपने पोर्टफोलियो को, तो वो इन सब को अचीव करने में आपकी मदद करता है। अगर आपको इन्वेस्टमेंट मैनेज करना चुनौतीपूर्ण लग रहा है, तो ये एक इसमें आप किसी इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र या फाइनेंशियल मैनेजमेंट कंपनी की भी मदद ले सकते हो। वो थोड़ा सा फीस तो चार्ज करेंगे, लेकिन आपके मेंटली आपको इतना पीस देंगे कि आप अपना काम कर सकते हो, जहाँ पर आप अपने जॉब को या बिज़नेस को हैम्पर ना करते हुए उनको दे दो। वो थोड़ा चार्ज करेंगे, बट वो आपके रिस्क को मिनिमम करके मैक्सिमम आपको प्रॉफिट देने की कोशिश करेंगे। और क्योंकि वो प्रोफेशनल्स हैं, उनके पास ज़्यादा अंदरूनी पूरा एक सिस्टम बना हुआ है कि जहाँ पर वो अपने कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले ज़्यादा ड्यू डिलिजेंस आपसे ज़्यादा कर सकते हैं, आपसे ज़्यादा न्यूज़ के कर सकते हैं, क्योंकि उनका फुल डे का काम वही है। आप तो 2 घंटा 4 घंटा 5 घंटा लगा सकते हो, उनका तो सवेर से शाम तक यही काम है कि भाई मैं यही करूँगा। और अगर आपने 1 या 2 घंटे से ज़्यादा लगाया तो आप बिज़नेस में भी अपने काम नहीं कर पाओगे, आप अपने जॉब भी नहीं देख पाओगे। उससे अच्छा है कि आप अपना दिमाग को शांत रखो, उनको फीस दो, काम करो, आगे बढ़ो, और वो आपके लिए ज़्यादा अच्छी इन्वेस्टमेंट के निर्णय ले पाएंगे, आपको नए नए तरीके की चीज़ें बता पाएंगे, आपको दिमाग में भी मतलब पीस रहेगा। और क्योंकि वो, मैं ये समझता हूँ कि इसमें ना उनका कोई इमोशंस नहीं जुड़े हुए हैं, वो एक प्रोफेशनल मैनेजमेंट में है। तो वो इस तरह विदाउट इमोशंस के जब वो पैसा को रिस्क को मैनेज करेंगे, तो उनको ये नहीं लगेगा कि कब बेचना है, कब खरीदना है। वो सही समय का इंतज़ार करेंगे दोनों चीज़ के लिए, और उनको ज़्यादा अच्छे से मालूम है। तो आप उनको थोड़ा सा फीस दे सकते हैं, और उसके साथ साथ आप अपने मेंटल पीस के साथ साथ अपना काम कर सकते हैं। आप अपने बिजनेस पे, आप अपने कैरियर पे फोकस कर सकते हो, जबकि पोर्टफोलियो एक एक्सपर्ट के हाथ में रहेगा। तो दोस्तों, आज हमने जाना कि डाइवर्सिफिकेशन क्यों ज़रूरी है, इन्वेस्टमेंट सुरक्षित रखना कितना ज़रूरी है, और वो कैसे, ये डाइवर्सिफिकेशन उसमें कैसे मदद कर सकता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें, हमें कमेंट में बताएं कि आप पोर्टफोलियो में कौन कौन से एसेट्स को शामिल करना चाहेंगे। और धन्यवाद, आगे मिलते हैं यही सब चीज़ों को लेकर। आपको हम समय समय पर बताते रहेंगे कि कहाँ पर इन्वेस्टमेंट किया जाए, कहाँ कैसे इन्वेस्टमेंट किया जाए। आपको वित्तीय भविष्य के लिए सही योजना, सही मार्गदर्शन करने में आपको हम मदद करेंगे। आप हमारे साथ जुड़ भी सकते हैं, सारे लिंक्स आपको दिए गए हैं नीचे। धन्यवाद, मिलते हैं जल्द ही।